वंदे मातरम। आज हम देखेंगे सार्जेंट फ्लोरेंस विधि स्थानीयकरण निर्धारण में। इसके पहले हमने देखा है वेबर का। अगर हमने देखा है इसके पहले जो वेबर का थ्योरी है या इस समय जो हम देख रहे हैं सार्जेंट का थ्योरी, तो अगर हम मेथड के हिसाब से हम जानते हैं कि मेथड के हिसाब से अगर इकोनॉमी को देखेंगे तो दो प्रकार से होता है, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। तो डिडक्टिव क्या है, ये इसे हम निगमन पद्धति बोलते हैं और इंडक्टिव को हम आगमन पद्धति बोलते हैं। डिडक्टिव में मुख्यतः रूप से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, ठीक है, जिसमें मान्यताएं होती हैं, कुछ कुछ परिकल्पनाएं भी होती हैं, उसके हिसाब से दिया जाता है। और जो इंडक्टिव होता है वो इसमें व्यवहारिक रूप में उस सिद्धांत को लागू किया, अगर कोई भी सिद्धांत इंडक्टिव के अंदर आता है तो व्यवहारिक रूप में उसको लागू किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसका सिद्धांत यही है, ठीक। अब देखिए सार्जेंट फ्लोरेंस ने जो दिया है स्थानीयकरण निर्धारण के लिए सिद्धांत, वो इंडक्टिव विधि से है। जो इसके पहले हमने वेवर का देखा था वो डिडक्टिव मेथड से या डिडक्टिव निगमन पद्धति पे था। अब देखिए इन्होंने सिद्धांत में बताया है कि अगर हमें, इन्होंने कहा है कि अगर हमें पता हो कि किसी भी देश में कितने श्रमिक हैं या किसी देश में, देश के देखिए किस प्रकार से, किसी देश में कितने श्रमिक हैं और किसी देश में कितने, उस देश के इंडस्ट्री में कितने श्रमिक कार्यरत हैं, अगर ये चीज पता हो जाए तो हम इसका वास्तविक रूप में स्थानीयकरण निर्धारण कर सकते हैं या केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का माप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने दो चीजें दी है, जैसे कि मान लीजिए दो प्रकार से गुणांक दिए हैं, जिसके माध्यम से केवल इन्होंने दो गुणांक दिया है और उसी के माध्यम से हमें इस सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। दो गुणांक क्या है, सबसे पहला है स्थानीयकरण गुणांक, स्थानीयकरण भाज्य, स्थानीयकरण भाज्य, और दूसरा है स्थानीयकरण गुणांक। ये दोनों गुणांक हैं, ठीक है, ये दोनों गुणांक हैं। इसके विधि से हमने इस सार्जेंट फ्लोरेंस का विधि का मूल्यांकन करना है इस दो गुणांक के माध्यम से। स्थानीयकरण भाज्य क्या है, जिसे हम LF से दिखाते हैं, और स्थानीयकरण गुणांक जिसे हम LC से दिखाते हैं, ठीक। अब स्थानीयकरण भाज्य का मतलब ये होता है, इसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी देश के पार्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत है तो उसके पार्टिकुलर क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि में किसी एक क्षेत्र में किस इंडस्ट्री का बोलबाला है, कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ताकतवर है वहां, उसका निर्धारण हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम स्थानीयकरण गुणांक की बात करें तो इसका माध्यम से किसी देश में कौन सी इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है या कौन सी इंडस्ट्री की मोनोपोली हो रही है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है जो इन्होंने बताया है सबसे पहले कि हमें उस देश में कितने श्रमिक हैं वो पता होना चाहिए और पार्टिकुलर सभी इंडस्ट्री में कितने श्रमिक कार्यरत हैं वो पता होने चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं स्थानीयकरण भाज्य क्या है, जिसे हम LF से दिखा रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, चलिए अब हम देखेंगे LF क्या है। तो LF फार्मूला हम दे दे रहे हैं इसका, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम देखते हैं। तो LF को हम स्थानीयकरण भाज्य बोलते हैं, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है XRI/X इंटू 100/RI/N इंटू 100। मुख्यतः क्या है ये, देखिए X यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री है, कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है। RI क्या है, RI का मतलब है कि किसी क्षेत्र, RI मतलब होता है रीजन, RI का मतलब है रीजन, किसी रीजन में कार्यरत श्रमिक, RI का मतलब है किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक किसी देश के, देखिए मान लीजिए कोई देश है ना, कोई देश है एग्जांपल दैट, तो उसके हर एक रीजन है, क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए भारत देश है तो उसके अलग यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है। तो हम चूंकि हम क्या करते हैं कि स्थानीयकरण भाज्य में किसी एक क्षेत्र में मोनोपोली देखते हैं कि किसकी ज्यादा है, किस इंडस्ट्री की, तो किसी एक क्षेत्र के लिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यूपी का अगर ले लें तो यूपी में कोई कोई मतलब एक्स इंडस्ट्री मान लीजिए कोई है, तो उसका कितना दबदबा है हमें निकालना है। तो हम देखेंगे XRI, अर्थात उस मतलब RI मतलब हो जाएगा रीजन, और X मतलब उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में, अर्थात उस पार्टिकुलर रीजन में, उस पार्टिकुलर रीजन में, उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में कार्यरत श्रमिक कितने हैं, उसी को XRI दिखाता है, ठीक है। और N क्या दिखा रहा है, N दिखा रहा है कि पूरे देश में कितने, जैसे कि टोटल लेबर को दिखा रहा है, कुल उस देश के कुल लेबर कितने हैं, ठीक है, वो दिखा रहा है।
यक्स तो हमने बताया है कि क्या है, आर आई मतलब रीजन, किसी रीजन में कितने श्रमिक हैं वो, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट है इसीलिए हम इसको इंटू 100 के रूप में दिखाते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है लास्ट में इंटू 100 कट जाता है, फिर उसका जो आएगा मान हम रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए अगर इसका मान 0, देखिए अगर इसका मान एल एफ का मान अगर 1 आ रहा है, और सभी जैसे मान लीजिए कि हमने यूटी के लिए दिया, उत्तराखंड के लिए देखा, यूपी के लिए देखा, बिहार के लिए देखा, झारखंड के लिए देखा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सभी रीजन में, मतलब सभी क्षेत्र में हम कंपेयर करेंगे इसका, तो अगर सभी क्षेत्र में इसका निकाल के, एलएफ का मान निकाल के अगर हम कंपेयर करेंगे, तो अगर इस सभी में 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है इसका मान, तो इसका मतलब है हर जगह जो इंडस्ट्री है वो समान रूप से वितरित है, ठीक है। अगर इसका मान किसी भी जगह, जैसे मान लीजिए यूपी में 1 से अधिक आ जा रहा है, ठीक है, 1 से अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस जगह पे इसका ज्यादा प्रभुत्व है, ज्यादा मोनोपोली है, ठीक। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे 1 से कम आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए 1 से कम आ जा रहा है इसका मान, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है, इसकी मोनोपोली नहीं है। इसके कहने का मतलब, तो किसी एक रीजन में अर्थात किसी देश के किसी एक क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री कितनी प्रभावशाली है, इसको हम पता करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं, स्थानीयकरण भाज्य विधि, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम आपको एक इमेज दे रहे हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा है स्थानीयकरण गुणांक, जिसे हम एलसी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 100। इसका मतलब क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू आर, डी एक्स इक्वल टू एक्स आई माइनस आर आई। चलिए अब हम देखते हैं एलसी को, स्थानीयकरण गुणांक। ये क्या होता है, इसका जो फार्मूला है वो देखिए है समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 100। यहाँ पे बहुत इजी फार्मूला है, इसमें हम जब बताया है कि किसी एक इंडस्ट्री, पार्टिकुलर इंडस्ट्री किसी पार्टिकुलर कंट्री में कितनी मोनोपोली रखती है उसको देखा जाता है। तो देखिए डी एक्स इक्वल टू व्हाट, इसमें हम एक्स आई माइनस आर आई है। तो इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पूरे, मतलब पर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और पूरे एरिया में कितने श्रमिक हैं। अगर आप उसका, इसमें क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉजिटिव गैप है उसको केवल लेते हैं, उसके अलावा जो निगेटिव होगा उसको नहीं लेंगे। देखिए कैसे इसको निकालेंगे, आप इसको देखिए, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, किसी एक रीजन में, या मान लीजिए, ठीक है, कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक इंडस्ट्री एक्स, ठीक है, और रीजन है आर आई, ठीक है, एक्स आई में और आर आई में। तो ए बी सी डी, ठीक है, तो 4 रीजन में वो इंडस्ट्री काम कर रही है। और इस इंडस्ट्री में कितनी श्रमिक हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो श्रमिक हैं आर आई में वो 30% है, ठीक है, चूंकि परसेंटेज में हम देखेंगे। और यहाँ पे दूसरे जो रीजन है बी, जैसे मान लीजिए ए यूपी मान लें, इसको बी को उत्तराखंड मान लें, इसको बिहार मान लें, इसको झारखंड मान लें, ठीक है। अब अलग अलग जो रीजन है इसमें 30% श्रमिक है 100 में से जो पूरे देश में है, इसमें मान लीजिए 25% है, ठीक है, इसमें मान लीजिए केवल 5% है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 40% है, ठीक, 40। अब इस परसेंटेज लिखने की क्या जरूरत है, मतलब इतने परसेंटेज के रूप में टोटल हो जाए 100%, ठीक है। और इसमें ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, और फिर यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे मान लीजिए 20 है। और एक चीज आपको बहुत ही जरूरी है ध्यान देना कि यहाँ पे मान लीजिए 4 3 70 70 20 90 10 100, ठीक है, तो 100% दोनों में हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि केवल हमें धनात्मक विचलन लेना है कि जैसे मान लीजिए 40 में से 30 जाए तो 10 बचा, इसमें हम लिखेंगे एक्स आई माइनस आर आई, ठीक है, तो इसमें केवल धनात्मक लेना है, तो इसमें 10 हो गया, इसमें 5 हो गया, ठीक है, धनात्मक है, ऋण इसमें 5 हो गया, लेकिन इसमें -20 है तो हम इसको नहीं लेंगे, वी डजंट इंक्लूड दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, 10 5 15 5 20, तो 20 हो गया बटा 100 हमने देखा है। देखिए समेशन ऑफ डी एक्स है, अगर आप फार्मूले में देखो तो समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 100 है। तो समेशन ऑफ डी एक्स में मतलब कि जो सारे एरिया में से एक एरिया में एक्स आई माइनस आर आई का मान बता रहा है, तो समेशन जब दिया है तो सारे
जो एरिया में है उसको हम लेंगे, तो सारे एरिया में कितना है 20, तो हो जाएगा 20/100, और 20/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है। तो ये बता रहा है केंद्रीकरण की स्थिति, ठीक है। अब ऐसे नहीं पता चलेगा, इसमें कंपेयर करना होता है कि मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री मान लीजिए X है और दूसरी इंडस्ट्री Y है, तो अगर उसमें ये सारा प्रोसेस करेंगे उस एरिया में, और उसमें अगर मान लीजिए 0.85 आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब कि सबसे ज़्यादा दबाव, सबसे ज़्यादा मोनोपोली किसकी है, वो है 0.85 वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से है, सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व है केंद्रीकरण की स्थिति वो 0.5 वाले की है। बस यही स्थानीयकरण गुणांक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बस यही सारी यही चीजें बस इन्होंने बताया है। अब इसके आगे अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि ये व्यवहार में देखिए पूर्ण, ये सहायक तो है परियोजना मूल्यांकन, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि सारे जो सारा एक श्रमिकों का पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। उसके अलावा कि हर जो पूरे देश में कितने श्रमिक हैं, उसके अलावा किसी पार्ट सारे इंडस्ट्री में कितने श्रमिक हैं, तो ये देखने में बहुत ही दिक्कतें हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सारे मतलब कि हो सकता है कि नीति निर्माण ये सहायक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चूंकि आगमनात्मक पद्धति पे है, तो ये मुख्य रूप से वेबर के जो सिद्धांत है उससे बेहतर है। अब इसके अलावा हम देखेंगे फाइनेंस कैसे करें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे जो जितने भी प्रोजेक्ट लगाएगा निवेशक इन्वेस्टर, तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। सारी जो चीजें बना रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब इसके हम देखेंगे कैसे पैसे की व्यवस्था हो, जिसे हम फाइनेंस बोलते हैं। तो फाइनेंस कैसे करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।